स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज बेसिकली हम लोग को कवर क्या करना है, हम क्या कर चुके थे पहले उसको देख लेते हैं। हम लोग ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पहले देखी। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, किस तरीके से हमारा पीरियोडिक टेबल आई है, क्या थॉट्स आए हैं, कौन कौन साइंटिस्टों ने, केमिस्ट ने योगदान दिया है, किस किस तरीके से सोच से वो इस नतीजे तक आ पाए कि एक पीरियोडिक टेबल बन सके अच्छे से। मेंडलीव द फादर ऑफ फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाते हैं क्योंकि फर्स्ट पीरियोडिक टेबल डिमिट्री मेंडलीव ने दी थी। ठीक है, अब जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, क्योंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में काफी ज्यादा खामियां थी, तो जब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो उनकी खामियों की काफी हद तक भरपाई हो सकी, काफी हद तक उनकी खामियों को, उनकी कमियों को सुधार में लाया जा सका। अब जो डीमेरिट्स थी यहां पर वो मेरिट्स का काम कर रही थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जब डिफरेंस क्या था, बेसिक डिफरेंस ये था कि उनका जो पीरियोडिक फंक्शन था मेंडलीव का, वो एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज हुए थे। जो मॉज़ले की पीरियोडिक टेबल थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, इनका जो पीरियोडिक फंक्शन था दैट इज एटॉमिक नंबर। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू पीरियोडिक टेबल। चीजें ही बदल गई बिल्कुल, और काफी चीजें सुधर भी गई। बेसिकली सुधार होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, तो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रोथ का पॉइंट आया। फिर हमने देखा कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से बनी है हमारी, कुछ हमने बोला था इसका जो है ना, हमें बिल्कुल बना लेना है अपने किसमें, दिमाग में, कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और ये हमारी साइड में नीचे रहती है, तो कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है फ्रेमवर्क दिमाग में। क्लियर? इसमें कितने थे ग्रुप? 6 ग्रुप्स थे, 2, 3, 4 और 5 और 6 ग्रुप थे इसमें। ठीक है, और इसमें कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही बन पाए इसमें। इसको हटा दो, 10 हो गए, और ये एक और बना दो, तो 10 ग्रुप थे किसमें? डी ब्लॉक में। बेसिकली हमने उस दिन बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि ये जो बीच वाला है हमारा डी ब्लॉक कहलाता है। इसको पूरा तैयार कर लेते हैं। ये हमारा जो कहलाता है ये एफ ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, इसमें हमारे एक जो पीरियड में वो 14 एलिमेंट है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, तो 14 एलिमेंट्स एक पीरियड में आएंगे। इस तरीके से आपको बिल्कुल सिंपली याद होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? ओके, तो अब इसको यहां तक इसको रख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात कि नहीं? यहां पर ये पहला पीरियड था, दूसरा और ये तीसरा पीरियड हो गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने उस दिन आपको बताया था पीरियोडिक टेबल जैसे ही आप अपने दिमाग में बना लोगे तो बहुत सी चीज क्लियर हो जाएगी, बहुत सी चीज क्लियर, बहुत सी चीज क्लियर हो जाएगी। अब ये केवल यहां पर हाइड्रोजन था और यहां पर हीलियम था, और ये हमारी 3 पीरियड कंप्लीट हो चुके यहां तक। क्लियर? ये चीज हमने देख ली थी। अब 7 पीरियड होते हैं, तो ये हमारा चौथा पीरियड, ये हमारा 5वां पीरियड, और ये हमारा 6वां और 7वां पीरियड। ये बन गई हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। क्लियर होगी बात कि नहीं? बस इस तरीके से आपको चीजें आनी चाहिए। तो ये तो हमारा बन गया, तैयार हो गया। अब पहले पीरियड में हमने बताया था कि 2 एलिमेंट होते हैं केवल, और दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, फिर ये 18 होते हैं, फिर ये 18 होते हैं, और ये वाला जो है वो इसमें बाइंड होता है, और ये वाला जो है वो इसमें बाइंड होता है। तो ये 14 एलिमेंट और दोनों में जोड़ दो। जो 7th पीरियड है वो हमारा इनकम्प्लीट है। इतनी बात हमने आपको बता दी थी पिछले लेक्चर में। ये जो पूरा जो है 2 ग्रुप का, इसको हमने बता दिया था ये एस ब्लॉक कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई थी। और ये हमारा कहलाता है क्या? डी ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गई थी बात इतनी भी। और ये जो पूरा का पूरा ये, ठीक है, यहां तक ये हमारा कहलाता है पी ब्लॉक। इतनी भी बात
क्लियर हमने कर दी थी, और ये हमारा कहलाता है एफ ब्लॉक। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई होगी बात? ओके, ठीक है, क्लियर होगी बात? अब देखो, हमने एस ब्लॉक की बात कर रहे थे हम। एस ब्लॉक में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में लास्ट में, ठीक है। तो एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, एक अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल्स का पहला ग्रुप है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का दूसरा ग्रुप है। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं S1 में और S2 में। हमने पिछले लेक्चर में आपको यह बताया था कि आप एलिमेंट के देखकर, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आता है तो एलिमेंट को देखते ही आप क्या कर लोगे, उसका पोजीशन बता दोगे कि पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन कहां पर है। तो उसकी पोजीशन कैसे डिटेक्ट करें, हमने एग्जांपल ले लिया। जैसे हम जानते हैं कि सोडियम हम देखते हैं, तो सोडियम का हमने एग्जांपल लिया। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बताया था, आप देख लेना उसमें, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ा है, देख लेना उसको। अगर पीछे जाकर जब भी चीजें क्लियर ना हो तो बैक कर लिया करो लेक्चर, ठीक है। तो ये हमारा देखो, अब 3s1 आया है लास्ट में। 3s1 से क्लियर क्या हो रहा है, 3s1 से ये क्लियर हो रहा है कि हमारा थर्ड पीरियड है। 3 क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है, और ये एस क्या है, ब्लॉक है, और पहला ग्रुप है, क्योंकि S1 होता है और S2 होता है। तो ये पहले ग्रुप में आएगा सोडियम, थर्ड पीरियड में, मतलब पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये है पोजीशन इसकी सोडियम की। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो देखते ही आपने पहचान ली पोजीशन इसकी, देखते ही निकाल लिया। अगर हम बात करें यहीं पर मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, क्योंकि 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो थर्ड पीरियड में S का दूसरा ग्रुप, थर्ड पीरियड में S का दूसरा ग्रुप, मतलब ये वाला सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है। चीजें क्लियर हो रही होंगी बहुत अच्छे से। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। अब देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s, कितने हो गए, 2 2 4, 4s2, 6 कितने हो गए, 10, फिर 2 12 और 6 18, 2 और बचे, 2 और कर दो। तो फोर्थ पीरियड में S का दूसरा ग्रुप। क्लियर, समझ में आ रही बात? अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो हम कोई भी पोजीशन से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो और हम लास्ट का देखेंगे, केवल लास्ट में फिल कहां हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में कौन सी सबशेल में जा रहा है, ठीक है, तो वो हम सीधे के सीधे पीरियोडिक टेबल में पता लगा सकते हैं, भैया कहां पर है, लोकेट कहां पर कर रहा है ये। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ रहा होगा अच्छे से? चलो, तो ये नोट कर लो, और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए गए हैं इस टाइप के, तो वो सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। फिर हम चलते हैं एस के बाद अपने पी ब्लॉक पे, क्योंकि जो मेन पीरियोडिक टेबल है ना, हम लोग को केवल इतनी मेन कहलाती है, दैट इज मेन पीरियोडिक टेबल, एस एंड पी ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। आगे आप पढ़ोगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स। डी हमारा ट्रांजिशन में आ जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहां से ये पूरा का पूरा डी आ जाता है। डी ब्लॉक आपका है पूरा 12th में, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे, पहले इसको कवर कर लो। और हाँ, ये जितना आप अच्छे से करते जाओगे, आपके नीट में भी क्वेश्चंस इसी से आ जाते हैं मेनली। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आपको बताया था, तो नीट और मेंस आसानी से निकल सकता है इससे, ठीक है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगे। इसको नोट कर लो अच्छे से। अब हमें देखना है, कवर करना है, दैट इज पी ब्लॉक। फिर पहले एस देखा हमने, फिर पी देखते हैं, फिर आते हैं डी, फिर एफ। तो पी ब्लॉक बेसिकली क्या है, हमने आपको बताया था कि एस ब्लॉक में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, केवल और केवल मेटल्स। अगर हम बात करें जहां पर हर टाइप के एलिमेंट्स हैं, हर टाइप का मतलब ये बोल सकते हो पीरियोडिक टेबल का भारत, मतलब बहुत सारी इसमें विषमता है, मतलब अलग अलग डिफरेंसेस है। जैसे भारत में हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं,
हर रंग के लोग रहते हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी वैरायटीज हैं। इसी तरीके से पी ब्लॉक भी हमारा पीरियोडिक टेबल का भारत कहलाएगा। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड मैप मान लो और ये हमारा पूरा का पूरा भारत। तो पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटेलॉइड्स भी हैं और नोबल गैसेस भी हैं। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेट करते हो, मतलब जो डोनर हो, इलेक्ट्रॉन डोनर बोल सकते हो। मोस्टली केसेस में ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। दूसरा, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो जनरली ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं। तो वो एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कभी कभी मेटल्स की तरीके से बिहेव करने लगते हैं, कभी कभी नॉन मेटल्स, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी लगभग इनके पास होती है थोड़ी थोड़ी। इट इज नॉट एब्सोल्युटली मेटल्स एंड इट इज नॉट एब्सोल्युटली नॉन मेटल्स। तो बेसिकली मेटलॉइड्स को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, दोज एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टी लाई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लाई करती है उनको हम क्या बोल देते हैं? मेटलॉइड्स। नोबल गैसेस क्या होती हैं? नोबल गैसेस केवल 18th ग्रुप में होंगी। कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम बैलून में भरी जाती है। इनर्ट गैसेस भी होती हैं क्योंकि कंप्लीटली स्टेबलाइज होती हैं। लास्ट हमारी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स इनका कंप्लीट होता है, मतलब इनका पेट खाली नहीं होता, वैकेंसी नहीं होती ऑर्बिटल्स में कि हम एक आध इलेक्ट्रॉन डाल दें, कोई वैकेंसी नहीं है, कंप्लीट है। इसीलिए ये अकेले भी रहते हैं, कभी भी ऐसे नहीं बनाते। जैसे हाइड्रोजन है तो H2 बना लेता है ना, O3 बना लेता, O2 बना लेता, सल्फर S6 S8 बना लेता, S2 बना लेता। तो ये हमारे पॉलीएटमिक होते हैं, पॉलीएटमिक आयन है ना, पॉलीएटमिक एटम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल बोल दो इनको। तो पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ये हमारे सारे के सारे मोनोएटमिक होते हैं। मोनो मतलब एक एटम का। हीलियम अकेला घूमता है, हीलियम नियॉन अकेला घूमता है, हीलियम बैलून्स के अंदर भरा जाता है। और ज्यादातर हम एटमोस्फेयर को बारे में जानने के लिए हम हीलियम का यूज करते हैं। हीलियम नियॉन हमारा भरा जाता है CFL के अंदर। ठीक है, हीलियम नियॉन आर्गन हमारे बल्ब के अंदर भर दिया जाता है। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, ये भी हमारे इनर्ट गैसेस होती हैं। क्रिप्टन, जेनॉन, फिर रेडॉन हमारा रेडियो एक्टिव में आ जाता है। और रेडियो एक्टिव हम आपको समझा चुके थे, वो एलिमेंट जिनका न्यूक्लियस स्टेबलाइज नहीं होता है, भारी होता है काफी, अंदर न्यूक्लियस में काफी घमासान युद्ध मचा रहता है उनमें, और वो टूट के दो एटम में, अलग न्यू एटम में वो बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और वो कुछ रेडियो वेव्स इमिट करते हैं। तो ये हमारे पूरी की पूरी नोबल गैसेस रिजर्व हैं, 18 वाला ग्रुप, इनमें कोई लेना देना नहीं। तो अब मेटल नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस में होती हैं। नोबल गैसेस वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और मोनोएटमिक होती हैं। ठीक है, रिएक्टिव नहीं होती हैं, वेरी लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियरली आप ये सारी चीजें इनकी हो गई। तो पी ब्लॉक के बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब कुछ चीजें जानते हैं कि पी ब्लॉक क्या है। तो एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सबशेल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में भरा जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, तो अब जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो Np1, Np2, Np3, Np4, Np5, Np6, मतलब Np में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जाते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? फिर अब ये ग्रुप 13 से 18 तक होता है, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप इनमें होते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ गई होगी बात सारी? ठीक है, अब यहां पर देख सकते हो, ठीक है, लिथियम सोडियम, लिथियम बेरिलियम, यहां पे बोरॉन आ जाता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया लास्ट वाला ग्रुप हमारा नोबल गैसेस होता है। ये हमारा पहला एलिमेंट है, ठीक है, इस ग्रुप का पहला एलिमेंट तो बोरॉन फैमिली बोल देते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन फैमिली पूरी, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, और ये हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन,
17 वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटाइन, ये हमारे हैलोजेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोजेंस। हम सारा का सारा एक पी ब्लॉक नाम से चैप्टर है, उसमें भी हम देखेंगे, पी ब्लॉक 11th में भी और पी ब्लॉक 12th में भी, तो उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमने जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे दी जितनी मस्ट है आपके लिए, तो उससे ज्यादा ही मिल गई आपको। अब आप ये नोट कर लो, फिर हम इसके स्पेसिफिकेशन और देखेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। अब इनके हम कुछ देख लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? देखो जनरल प्रॉपर्टीज में क्या है कि जो पी ब्लॉक है बेसिकली, तो पी ब्लॉक कंपाउंड्स, इनके पहला पॉइंट देखते हैं, कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक आर जनरली कोवलेंट ऑल्दो देयर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मतलब क्या है इनका? मतलब ये है कि ये हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड भी बनाते हैं, और ये कभी कभी कोऑर्डिनेट भी बनाते हैं। वो हम सारी चीज, ये बॉन्डिंग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में कितने टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग होती है। लेकिन यहां पर हम जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पूरा का पूरा कोवलेंट का चीज दी गई है, क्योंकि कार्बन हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है? को मतलब सहभागी टाइप के, दो लोग मिलकर बनाएंगे। कोवैलेंट, दोनों की वैलेंसी लगभग मिलनी चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, और दोनों को मिलाकर एक बॉन्ड बनेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, दोनों की शेयरिंग से 2 बॉन्ड बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन आप दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन से मिल जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। कितने? 2। ऐसे डबल होता है, तो एक बॉन्ड के बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड वही होता है कि यहां पर शेयरिंग होती है, मतलब ऑर्बिटल की बेसिकली बोल दो ओवरलैपिंग होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, लेकिन ऑर्बिटल्स जो होते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करने लगते हैं, मिल जाते हैं, तो बन जाता है एक मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल। एटम की ऑर्बिटल होती है, एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पी की 3 ऑर्बिटल होती है, जैसे डी की 5 होती है। तो एटम की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 एटम की ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों की एटम की ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगी। वो सारी चीज हम बताएंगे अपने केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां पर बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज आपको क्लियर कर देंगे। यहां पर बस आप समझ सकते हो कि ओवरलैपिंग बोल सकते हो, और छोटी भाषा में बोल सकते हो 9th की क्लास की भाषा में कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ओके। तो ये हमारे बेसिकली ज्यादातर क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और आयोनिक बॉन्ड भी बनाते हैं। जैसे हम बात करें हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस जो है वो अल्कली मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। मतलब जो मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स क्या करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, शेयरिंग एयरिंग से कोई लेना देना नहीं। ये क्या करता है? जनरली इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन कभी कभी देता भी है। जैसे H+ है तो H+ देता है ना, हाइड्रोजन देता है तभी तो H+ बनता है। तो ऐसी क्लोरीन है, जैसे Cl नेगेटिव बनता है ज्यादातर, लेकिन Cl पॉजिटिव भी आपने देखा होगा, वो इलेक्ट्रॉन कभी कभी दे देता है। लेकिन आपने कभी Na नेगेटिव नहीं देखा होगा अपने 12th क्लास के सिलेबस में, 11th क्लास के सिलेबस में अब तक नहीं देखा होगा, ठीक है। तो Na+ ही बनाता है, Na नेगेटिव नहीं बनाता। क्लियर हो रही बात की नहीं? मोस्टली ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये लूज करते हैं। बस ये आपको याद रखना है। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है। तो अब ये जो हैलोजेंस हैं, या ऑक्सीजन वाली फैमिली या नाइट्रोजन वाली फैमिली है, ये इनके साथ आयोनिक कंपाउंड बना लेते हैं। और सबसे अच्छा आयोनिक कंपाउंड बनता है पहला ग्रुप के और 17 ग्रुप के एलिमेंट के साथ। पहले ग्रुप अल्कली मेटल्स और 17 हैलोजेंस के साथ बहुत बढ़िया आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो आप ये पहला पॉइंट समझ गए होंगे, कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक आर जनरली कोवलेंट ऑल्दो देयर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आयनिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज होने लगता है जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लेने वाले हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा देने वाले हो। और पहला ग्रुप इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा देने वाला ग्रुप है, ठीक है, और ये 17 ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, फ्रॉम 13 to 18 रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस। व्हाट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर? रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है?
रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है कि किसी को रिड्यूस करना। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में 10th क्लास के कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसमें पढ़ा होगा आपने रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? अपने पॉजिटिव चार्ज का कम होना, पॉजिटिव चार्ज का कम होना, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का गेन करना, या हाइड्रोजन का गेन करना, या ऑक्सीजन का निकलना। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो इसको क्या बोल देंगे हम? रिडक्शन। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन। बस इतनी सी बात समझना है। तो इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, रिडक्शन में आता है। ऑक्सीडेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज का कम होना रिडक्शन हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज का कम होना क्या होगा? रिडक्शन। क्लियर हो रही बात? इतनी बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ रही बात? अब दूसरी चीज जो हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे थे, तो एजेंट क्या होते हैं? एजेंट करवाता है क्या काम? जौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जैसे एलआईसी एजेंट है तो एलआईसी का काम करवाता है, एलआईसी की पॉलिसीज बनवाता है। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट या बोल सकते हो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एक ही चीज है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहां पर क्या हो रहा है? डिक्रीजेस फ्रॉम 13 टू 18 ग्रुप। 13 से 18 में क्यों कम हो रहा है? रिड्यूसिंग का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। रिड्यूसिंग वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम हो रहा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिडक्शन का बेसिकली, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर दो चीज है। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना, मतलब नेगेटिव चार्ज का बढ़ना। इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, वही तो रिड्यूसिंग करा रहा है इसकी। जैसे देखो ए है और बी है, तो ए इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो बी का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और ए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और यही रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम करता है। समझ में आ रही बात की नहीं? अब जैसे हम बात करें यहां पर कार्बन में और फ्लोरीन में, तो कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने वाला ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं। जब इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो गया? कम हो गया। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब दूसरे को अब रिड्यूस नहीं करेगा, खुद रिड्यूस होगा, ये दूसरे को अब करेगा ऑक्सीडाइज। तो ये बोल सकते हो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब ये लेगा। ये जब 13 से हम 18 में जा रहे हैं, तो जो 17 वाला है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है, भूखा है थोड़ा सा। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे को कर देगा ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा है। क्लियर हो रही बात की नहीं? मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है यहां पर। और दूसरे को क्या कर रहा है? वो ऑक्सीडाइज, और इलेक्ट्रॉन खुद लेके खुद का नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, खुद में नेगेटिविटी ला रहा है, और ये क्या हो गया? खुद का रिडक्शन। क्योंकि आप अपने अंदर नेगेटिविटी लाओगे तो आपका क्या होगा? रिडक्शन। समझ में आ रही बात की नहीं? और इलेक्ट्रॉन दोगे, नेगेटिव चीजें दोगे, तो ऑक्सीडाइज हो जाओगे। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट पूरा? तो ये चीज है। तो फ्रॉम 13 से 18 में रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा? कम हो रहा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो खुद हो जाएगा रिड्यूस, दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा, तो कम हो रहा क्या? रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब थर्ड पॉइंट, दीज एलिमेंट शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो दीज एलिमेंट शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा भी शो करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम प्लस है ना, मैग्नीशियम 2+, 1+, 2+, ज्यादातर हमारे 1+, 2+ ही रहते हैं। लेकिन यहां पर फ्लोरीन तो नेगेटिव में रहते हैं, ऑक्सीजन 2+ भी कर लेता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव भी कर लेता है, ऑक्सीजन, अब ये सल्फर है तो सल्फर 2+ भी कर लेता है, 2 नेगेटिव भी कर लेता है, 6+ तक कर लेता है सल्फर, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं? नाइट्रोजन की 3 नेगेटिव होती है, 3+ भी हो जाती है, तो यहां पर वेरिएशन आता है। फास्फोरस की भी बढ़ जाती है, 5+ तक हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले उससे कौन कौन है? तो जैसे हमने बात कर ली PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 क्लोरीन है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, हमने बताया था हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये वाले
इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो पी के पे क्या हो गया +5, पी के पे क्या हो गया +5 आ गया। तो मतलब 5 प्लस तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। समझ में आ रही बात कि नहीं? 5 इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे, एक क्लोरीन एक लेता है, 5 क्लोरीन है 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी बहुत होती है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? नोट कर लो फटाफट। देखो अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक हमारा बीच का है, एस और पी के बीच का। तो जायज बात बन सकती है क्या ये दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल्स आती हैं तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर 5 ऑर्बिटल होती हैं डी की, आपको पता है। पी में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं और एस में तो एक ही ऑर्बिटल होती है। तो डी में, डी बेसिकली कहलाते क्या है? सारे के सारे मेटल्स हैं डी ब्लॉक के, हमने आपको बताया था। तो डी ब्लॉक कौन से मेटल्स होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे मेटल्स जिनमें ऑर्बिटल्स में, जब ये ऑर्बिटल्स आपस में, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, खुद की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। इलेक्ट्रॉन्स कभी दूसरी ऑर्बिटल चले जाते हैं डी की। अब D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं इनकी डी की। तो जब डी की 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो जब 5 ऑर्बिटल्स होंगी तो 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी यहां से यहां चला जाता, फिर यहां से यहां आ रहा, तो वापस जब आता है तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होती हैं। आपको बताएंगे डी ब्लॉक में तोड़ के बताएंगे। तो ये जो डी ब्लॉक है, इनकी जो ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल्स में अलग टूटती हैं और 3 में अलग टूटती हैं, कुछ इस तरीके से, है ना? 2 में अलग और 3 में अलग, ऐसे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स का इसमें ये ट्रांजिशन होता है, जब वापस आती हैं हायर से नीचे, तो फिर यहां पर एनर्जी रिलीज करती है। वो एनर्जी रिलीज करती है तो क्या होता है, वो अपनी अगर आई की रेंज में रिलीज कर रहे हैं तो हमें कुछ कलर फॉर्म में दिखती है। तो इसलिए डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, वो जो कंपाउंड बनाते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं ज्यादातर, इसी वजह से। ठीक है, और मैग्नेटिक नेचर अच्छा होता है इनका। ठीक है, और काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब क्वालिटी बेसिस होते हैं ये सारे एलिमेंट्स जो हम यूज कर सकते हैं काफी वेरियस चीजों में। ठीक है, जितने भी यूटेंसिल्स हैं, जितने भी चीजें हार्ड बनती हैं या एलॉयज बनते हैं, ज्यादातर जितने भी एलॉयज होते हैं वो सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के होते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। तो अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे सारे के सारे मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो अब इनको देखेंगे। देखो अब इनकी कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो एलिमेंट्स इन विच लास्ट, यहां तक पढ़ना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी सबशेल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में भरता है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, सिंपल सी बात है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में भरता है तो पी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लास्ट अगर एफ में भरता है तो एफ के होंगे। लास्ट अगर एस में भरता है तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं वो। तो ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? वो ऐसे है, वो जैसे हमारा इसका था, तो np से 1 से 6 तक भर देते हैं। n1, np1, np2, np3, np4, np5, np6। तो ये था। s का क्या था? ns1 और ns2। n कुछ भी हो सकता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, यहां पर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसा, इस टाइप का। तो ns0 0 भी होता है, ns0, ns1 भी होता है, ns2 भी होता है। अब यहां पर n-1d होती है, मतलब जो भी ns का होगा उससे n-1 होगा। ठीक है, तो वो d में भरा जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, क्या हमने ले लिया? टाइटेनियम। क्या ले लिया? टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या होता है? 22 नंबर का। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम। ठीक है, तो टाइटेनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका, तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या हो जाएगा? 3s2, 3p6, फिर 4s2। अब कितने हो गए जरा गिन लो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 19 20, 2 और बचे। तो 4s2 के बाद आता है 3d, इसमें 2 भर दो, हो गए 22। तो अब ये d का दूसरा वाला, ठीक है, वो भी 3 का। अब लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि यहां पर इसकी पीरियड गिना जाएगा ns का। तो n में 4 आ रहा है पहले, ठीक है,
तो फोर्थ पीरियड होगा। तो 1 2 3 4 ऑब्वियस आपको पता है कि ये हमारा फोर्थ पीरियड से ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। पहले दूसरे पीरियड में डी ब्लॉक नहीं होते हैं, 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 5 6 7। तो अब 4 में है तो फोर्थ पीरियड में आ जाओ, और डी का दूसरा तो यहां पर स्कैंडियम है और यहां पर टाइटेनियम, डी का दूसरा, तो यहां पर एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स डी ब्लॉक में भी हम पता कर सकते हैं। इस तरीके से चीजें आएंगी। समझ में आ रही बात की नहीं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 हो गया तो यहां पर आ जाएगा इसके बाद, ठीक है, 3d3 हो गया, 3d4 हो गया। तो इस तरीके से चीजें देखनी है। समझ में आ रही बात की नहीं? ओके, तो आपने पीरियड पता कर लिया और डी का ये पता कर लिया। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब इसको देख लो। अब तो ग्रुप जो है वो हमारा कहां से कहां तक है डी ब्लॉक का, कौन सा क्या क्या पकड़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में। देखो पहला दूसरा तो किसका है, एस ब्लॉक का, S1 S2। फिर D1 का यहां से स्टार्ट होता है, D1 से पूरा D10 तक। तो मतलब कौन सा ग्रुप हो गया ये, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 3 से लेकर 12 तक, 13 से 18 तक उसका है। तो 3 से लेकर 12 तक ग्रुप जो होंगे वो पूरे के पूरे डी ब्लॉक में आते हैं। किसमें आते हैं, डी ब्लॉक। समझ में आ रही बात की नहीं? इतना तो आ गया होगा समझ में। तो इस तरीके से देख लेते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? नोट कर लो इसको। देखो अब इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। डी ब्लॉक की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, देखो डी ब्लॉक इज क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, 3D 4D 5D एंड 6D। 4 सीरीज होती है इनकी, ठीक है। हम यहां से आपको नोट करा दे रहे हैं। यहां से देखो ये 3D हो गई, ये हो गई यहां से 4D, क्लियर। यहां से हो गई ये, यहां से पहला एलिमेंट ये हो गई 5D, और ये वाली यहां से 6D। तो ये सीरीज होती है, 4 सीरीज होती है डी ब्लॉक की, 3D 4D 5D और 6D, ठीक है। तो 3D में हमारा क्या होता है, आपको पता है, स्कैंडियम से जिंक, ये तो आपको याद होंगे एलिमेंट्स। तो स्कैंडियम से जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हमारे होते हैं। फिर हमारा यूटेरियम से कैडमियम, ठीक है। क्लियर हुई बात कि नहीं? यूटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदियम, रोडियम, पैलेडियम, इंडियम और कैडमियम, ये हमारा यहां तक हो गई 4D सीरीज। क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर लैंथेनम से 5D सीरीज, लैंथेनम से यहां पर मरकरी आता है। मरकरी आपको पता है हमारा ऐसा मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में होता है। पी ब्लॉक में आप ये लिख लेना कि ब्रोमीन जो है उसमें एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल है, नोट करके लिख लेना, ये एक ही मात्र नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है, दैट इज ब्रोमीन, ठीक है। और आयोडीन हमारा सॉलिड होता है, ठीक है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? मेटलॉइड्स में भी लिख सकते हो, मेटलॉइड्स हमारे 6 होते हैं, लिख सकते हो। बस इतने होते हैं मेटलॉइड्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम, ये हमारे मेटलॉइड्स में आते हैं जनरली, ठीक है। तो इसको ही हम लिखेंगे मेटलॉइड्स में। 6 मेटलॉइड्स होते हैं, बाकी मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और लास्ट में हमारी नोबल गैसेस होती हैं। तो ये लिख सकते हो आप पी ब्लॉक में, प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डी ब्लॉक में आते हैं। तो डी ब्लॉक स्कैंडियम से जिंक, यूटेरियम से कैडमियम, लैंथेनम से मरकरी और एक्टिनम से उनबियम, लास्ट वाला एक्टिनम से उनबियम 112, उनका मतलब 1। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट। तो आईयूपीएसी ने एक सिस्टम बनाया था कि एक एलिमेंट्स का नाम, अगर कोई नया एलिमेंट आया तो उसका कैसे हम पता करेंगे, तो उनका मतलब होता है 1। तो उनबियम, बी लिखा है इसमें, तो 112वां एलिमेंट यहाँ पे आएगा। 113, 114, 115, 116, 117, 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 एलिमेंट, मतलब 122वां एलिमेंट भी डिस्कवर्ड हो चुका है, तो 122 तक बढ़ चुके हैं। तो वो आप देखेंगे आगे, अगर और ज्यादा एलिमेंट्स आए तो अरेंज किया जाएगा उसको, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी 4 सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा डिवाइडेड है। क्लियर हो रही बात की नहीं? दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहां लिखा है। तो क्या लिखा है इसमें, दोज एलिमेंट्स शो मेटेलिक लस्टर एंड हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, लिख लेना, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऐसे एलिमेंट काफी लस्टरस होते हैं, लस्टरस मतलब शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं ये डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं। और हाई इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों तरीके से कंडक्टिबल होते हैं ये, बहुत अच्छे वाले। अगर हमने इन डी ब्लॉक का मेटल ले लिया और हमने कोई लगा दिया करंट में, तो वो तुरंत पकड़ जाएगा, तुरंत करंट दौड़ जाएगा उसके अंदर से।
और गर्म भी जल्दी हो जाते हैं ये, ठीक है। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी अच्छी होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये दिया गया है, तो दीज एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके बीच का पता है आपको, ये आपस में एलिमेंट जैसे आयरन है, प्योर आयरन है, लोहा अकेला पड़ा है, आयरन ही है केवल, Fe कितने नंबर पे आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, यहां पे आता है आयरन, Fe सिंबल होता है इसका। तो Fe आयरन की बात करें जनरली, तो लोहे कहीं टुकड़ा पड़ा है तो लोहा ही है, केवल आयरन है, Fe है, प्योर Fe। तो वो आपस में कैसी बॉन्डिंग बनाता है जो इतना स्ट्रांग रहता है, मेटेलिक बॉन्डिंग, 4 टाइप की बॉन्डिंग। पहला हम पढ़ चुके थे कोवलेंट, दूसरा आयनिक, तीसरा कोऑर्डिनेट भी बताया था। केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस इसी का है पूरा, कितनी टाइप की बॉन्डिंग होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, सब कुछ पढ़ेंगे। अब जो Fe है आयरन, ये आपस में क्या करता है, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पूरा ये बहते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और Fe बना लेते हैं आयरन, Fe2+, Fe3+। तो ये आपस में पूरा जुड़े हुए होते हैं बाय मेटेलिक बॉन्ड। तो ये मेटेलिक बॉन्ड होता है पूरे डी ब्लॉक के अंदर। तो दीज एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो बहुत अच्छा बॉन्ड होता है इनमें, ताकतवर बॉन्ड होता है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, दीज एलिमेंट आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागने वाले हैं वो कौन से हैं, एस ब्लॉक। जैसे यहां से यहां जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए मन नहीं करता लोगों को, मतलब एलिमेंट्स को मन नहीं करता यहां से यहां जब जो एलिमेंट्स जाते हैं। तो जो अल्कली मेटल्स हैं मतलब S1 वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देते हैं, उनको मतलब नहीं, उनको मोह नहीं है इलेक्ट्रॉन से, तुरंत दे देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वो तुरंत डोनेट कर देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पड़ा रहता है। क्लियर हुई बात की नहीं। तो जो डी ब्लॉक है, एस के बाद आ रहा है डी, तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एस से कम होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर देन एस ब्लॉक। लास्ट पॉइंट, these elements have variable oxidation state। यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे हम मैग्नीज की बात करें, आयरन से पहले आता है मैग्नीज, तो Mn2+ भी बनाता है, Mn3+ भी बनाता है, Mn4+ भी बनाता है, Mn5+ भी बनाता है, Mn6+ भी बनाता है, Mn7+ तक भी बनाता है। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो 7+ तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? क्योंकि इनकी ऑर्बिटल 5-5 है, 5-5 ऑर्बिटल, एक s की भी जुड़ी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो 5-5 तक ऑर्बिटल एक s की भी ले लेता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से, तो 6 ऑर्बिटल्स हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं इनके पास। तो डिपेंड करता है, जो अगर आ रहा है वो खींचने वाला ज्यादा हुआ तो ये कुछ कर नहीं पाते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन तक ये इससे खींच सकते हैं। फिर न्यूक्लियर पावर दम लगाता है पूरा, फिर 8वां इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो। ऑस्मियम कर लेता है, इसमें लास्ट में आएगा ऑस्मियम, तो ऑस्मियम बना लेता है, Fe के नीचे ही आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑस्मियम बना लेता है OS8+ तक, ठीक है। ये हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट कर दिया करो यूट्यूब पे, ठीक है, तो वहां पर हम आपको बता दिया करेंगे। इसको नोट कर लो। तो अब बेसिकली हम देखते हैं एफ ब्लॉक क्या होता है। एफ ब्लॉक जो है वो हमने बताया था आपको, ये जो दो ग्रुप हैं ये हमारे एस ब्लॉक कहलाते हैं, ये बीच का डी ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है, और ये हमारा एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक में जिस तरीके से डी ब्लॉक में 4 सीरीज मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने क्या हुआ था कि 4 सीरीज हैं, तो 4 सीरीज में 3D, 4D, 5D एंड 6D। इसी तरीके से यहां पर 4F और 5F सीरीज होती है। कौन कौन सी? 4F और 5F सीरीज। तो 4F सीरीज को हम लेंथेनॉइड सीरीज भी बोल देते हैं। लेंथेनॉइड्स क्यों बोलते हैं इसको? Why it is called lengthenoid और why it is called inner transition element? यहां पर क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं। पहली बात, इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? ये हमने बताया था आपको, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने बताया था क्यों होते हैं, उसका भी रीजन बताया था कि इनमें आपस की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, हाई एनर्जी टू लो और लो टू हाई। तो ये जो इनर ट्रांजिशन है, ये इनर ट्रांजिशन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन के ही अंदर होते हैं। कहां होते हैं? ट्रांजिशन के ही अंदर। यहां पर डी ब्लॉक के ही कहलाते हैं ये एलिमेंट्स, लेकिन इनको यहां पर ऑर्डर वाइज नहीं किया जा सकता, तो इनको अलग एक कमरा दे दिया गया एफ ब्लॉक का, तो इसीलिए ये एफ ब्लॉक कहलाते हैं।
तो ये ट्रांजिशन के अंदर रखे जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये चीज होगी हमारी इनर ट्रांजिशन। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन था कि हमारे ये जो एलिमेंट, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? लैंथेनॉइड्स क्यों कहलाते हैं और ये एक्टिनॉइड्स क्यों कहलाते हैं? लैंथेनॉइड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहां पर एक आता है लैंथेनम एलिमेंट, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं पूरे 14 एलिमेंट, इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। ये लगभग उसी प्रॉपर्टी से मैच खाते हैं लगभग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। फिर इसके नीचे सीरीज आती है एक्टिनॉइड। क्यों? एक्टिनॉइड्स के बाद, एक्टिनम के बाद ये सीरीज आती है, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। क्लियर हो रही होगी आपको बात? तो ये जो 4F सीरीज है, लैंथेनॉइड सीरीज, ये 57 से 58 से बोल देते हैं 71 तक। क्लियर? तो 58, 59, 60, वहां 71 तक, तो 58 से 71 तक, 57 हमारा लैंथेनम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्टिनॉइड सीरीज की। तो एक्टिनॉइड सीरीज में क्या होता है? 89 से 103 तक पहुंचता है वो। क्लियर? 89 से 103 तक पहुंचता है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। ये हमारी 4F सीरीज जो है वो हमारी कहलाती है लैंथेनॉइड सीरीज। तो ये 57 से 58 से हमारी 71 तक पहुंचता है, और 5F सीरीज हमारी पहुंचती है 89 से 103 तक। क्लियर? तो 14 एलिमेंट हो गए, 58, 59, 60, 60 से 70 और 71, 14 ये हो गए। यहां भी 14 हो गए, 89, 90, ठीक है, 90 से हमारा 103, 89 हम इसको बोल देते हैं एक्टिनम को, ठीक है। तो अब यहां से ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? हो रही होगी पूरी? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अब लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जब क्लियर हो गया आपका, तो एफ ब्लॉक में आते हैं ये दोनों सीरीज। अब हम इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है एफ ब्लॉक, इसकी कैसे डिफाइन करेंगे। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, हमने पहले भी आपको पी ब्लॉक में भी बताया था और डी ब्लॉक में भी बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर जिस सब शेल में जाएगा वो उसी ब्लॉक का कहलाएगा। तो अगर एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेक्टेड टू बी फिल्ड इन एफ सबसेल, एफ सबसेल में अगर जा रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा? प्लेस्ड इन एफ ब्लॉक। किसमें कहलाएगा? एफ ब्लॉक में रखा जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? अब देखो वहां पर डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NH2 N-1D, NS 0 से 2 था, ठीक है, उसको देखा करो पहले लेक्चर को, नोट्स बना लिया करो। तो NS से 0 से 2 था और D में क्या था? N-1D। अब आपको एक चीज हम बता दें, देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारी शेल्स हैं कुछ, ठीक है। अगर ये हम इसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल, क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल। अब जो इसके अंदर वाली है इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। तो ये हमारी हो जाएगी पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। तो जो डी की जो है ना पेनल्टीमेट शेल, ये पेनल्टीमेट शेल होगी। क्लियर? अब जो हमारी डी का था, जैसे डी का हमारा क्या था? NS 0 से 2 और N-1 से 10 तक। तो जो N-1 है मतलब एक अंदर वाली, इसको बोलते हैं क्या? पेनल्टीमेट शेल। ये क्या हो गई? अल्टीमेट शेल, बाहर वाली अल्टीमेट शेल हो जाएगी, ठीक है। अब F में क्या हो गया? N-2 और आ गया। देखो NS है, N-1D है, ये 0 ही रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। N-2 1 से 14 तक भरे जाएंगे पहला एलिमेंट, क्योंकि यहां पर D पहले ही आ गया, D आ गया। अब इसके बाद तो D भरा नहीं जाएगा ना, पहले तो ये भरे जाएंगे, तो इसीलिए D भैया खाली बैठा रहता है। कब तक? जब तक 40 नहीं भरे जाते, फिर D का फिलअप होता है, फिर D बढ़ती है। तो इसी तरीके से ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये पहले ही आ जाता है लैंथेनॉइड सीरीज में, सारे एलिमेंट्स पहले ही है, तो ये पहले है। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पे 71, तो 72 यहां आता है फिर उसके बाद, लैंथेनम के बाद। ये आपको देखना है, वहां पीरियोडिक टेबल देखो, एटॉमिक नंबर देखो, सब चीज क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। हम वैसे फोटो लगा देंगे वीडियो में। अब देखो यहाँ पर
ये जो अंदर वाली आ गई एक शेल, इसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल। इसको प्री और लगा देंगे, PRE, तो प्री पेनल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल, फिर उसके अंदर पेनल्टीमेट शेल, उसके अंदर प्री पेनल्टीमेट शेल। क्लियर हो रही होगी अब आपको बात, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमें यहां पर पूरा कवर करना है। क्लियर होगी बात? तो एफ ब्लॉक को हमने जान लिया। एफ ब्लॉक को हम पहचान भी सकते हैं किस तरीके से हमें भरना है और समझना है। क्लियर? एफ ब्लॉक को बेसिकली आपके 12th में आएगा सीधे। यहां पर हमें केवल जनरल चीजें पढ़नी है, उसके बारे में तो पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज उसके बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसकी जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम समझते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या है कि ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव हम आपको पहले भी बता चुके हैं। रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल मतलब बहुत ज्यादा उस पर प्रोटॉन्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा आ भी जाए तो उनको, उनके प्रोटॉन्स को वो नहीं संभाल पाते, उनके रिपल्सन्स को नहीं संभाल पाते हैं। वहां न्यूक्लियस टूटने को, वो घर फूटने को ही उतारू हो जाता है। ठीक है, जब एक घर में बहुत ज्यादा जब झगड़ा होता है तो वहां पार्टीशन हो जाता है। यही दो जो एक न्यूक्लियस है वहां डिवाइड हो जाते हैं और दो अलग अलग एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जब वो कन्वर्ट होते हैं, जब वो टूटते हैं, तो वहां पर रेज निकलती हैं, कुछ रेडियो वेव्स जिसको बोलते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी हो सकती है वो। तो आगे हम वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हमें यहां पर नहीं पढ़ना है। तो वो हमारे कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यहां पर जो जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं, एक्टिनॉइड्स सारे के सारे रेडियो एक्टिव्स होते हैं। क्यों? हमने आपको बताया था कि 81, 82 के एटॉमिक नंबर के आगे वाले सारे रेडियो एक्टिव्स कहलाएंगे, सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास फिर वो स्टेबिलिटी कम होती जाती है धीरे धीरे, जैसे ही हमारा और भारी हो जाता है, जैसे ही प्रोटॉन्स और बढ़ते आते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो हमारे डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिजन हो जाता है उनका। ठीक है, तो वो हमारे सारे रेडियो एक्टिव कहलाते हैं एक्टिनॉइड्स वाले। ठीक है, 5F सीरीज। तो ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर नोन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ये आपको पूछा जा सकता है एक नंबर में क्वेश्चंस कि यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि उसके यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। दूसरा पॉइंट है दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। हमने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के भी कंपाउंड्स हमारे कलर्ड बनाते हैं। यहां भी ट्रांजिशन होता है, जैसे वहां पर डी ट्रांजिशन होता था, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता था, तो यहां भी एफ ट्रांजिशन होता है। तो एफ ऑर्बिटल का एफ ऑर्बिटल में ही ट्रांजिशन होता है। तो यहां पर उस ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। थर्ड पॉइंट है दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये मेटल्स हैं और आपको पता होगा कि जब एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ गया तो न्यूक्लियर पावर बढ़ गई। यहां पे न्यूक्लियर पावर का मतलब ये जो न्यूक्लियस है उसकी बहुत ज्यादा पावर है। पावर जब ज्यादा हो गई तो जो आउटर वाली शेल होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी पकड़े हुए रहता है अपनी हाथों में। तो ये इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ये साइज के छोटे होने लगते हैं, स्ट्रांग होने लगते हैं। ठीक है, तो इनकी जो पैकिंग है, पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है धीरे धीरे, और बॉन्डिंग इनकी बहुत अच्छी होती है आपस में। तो मेल्टिंग पॉइंट इनका ऑब्वियस बढ़ ही जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की +3 है, क्योंकि ये तो हमारे क्या है? रेडियोएक्टिव। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। हमें ज्यादातर बात करनी है किसकी? लेंथेनॉइड सीरीज की। तो लेंथेनॉइड्स में +3 होता है, इसमें भी +3 ही मान लेंगे अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि रिएक्शन तो यहां होनी नहीं है। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां पर +3, जैसे हमारे डी ब्लॉक में +7 तक पहुंच जाती थी मैग्नीज की, ऑस्मियम +4 +8 भी पहुंच जाती थी। तो यहां पर जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको ही हम जनरल मान लेते हैं। तो यहां पर +3 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब लेंथेनॉइड सीरीज की पूरे। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर लो जल्दी।